वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप अप्रोच की कैसे आप अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है हिंदी मीडियम वालों को जरूर देखें। यहाँ पे इसका लिखने का मेन मोटिव ये था, देखो ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए, लेकिन ये हिंदी मीडियम वालों के लिए इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मैं खुद पहले हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, फिर मैंने इंग्लिश में स्विच किया। तो एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का मैं दर्द बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि कैसे उसे हिंदी से इंग्लिश में जाने में कितनी डिफ़िकल्टी होती है और वो कैसे उस डिफ़िकल्टी से बाहर आ सकता है, वो मैं बताऊंगा। तो क्या अप्रोचेज हैं उनके बारे में बताऊंगा। अलॉन्ग विद दैट जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी मैं बताऊंगा कि आपको किन किन अप्रोचेज को फॉलो करने हैं और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको किन किन अप्रोचेज को फॉलो करना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो जो मैंने पहली वीडियो लेकर आया था कि इंग्लिश मैंने जहाँ पे बताया था कि हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विद इन 3 to 4 months, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इंग्लिश है ना, इंग्लिश के मैंने आपको बताया था ना कि 3 सेक्शन होते हैं। कौन कौन से? एक तो होगा वोकैबुलरी का, दूसरा ग्रामर का और तीसरा कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी का। इसमें मैंने आपको ये जो दोनों सेक्शन है, ये वोकैबुलरी के लिए और ग्रामर के लिए, आप कैसे अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करोगे इसके लिए अलग से एक इंडिविजुअल वीडियो बना रखा है। उसमें मैंने बताया स्ट्रेटेजी के बारे में कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, पीएमएस मेथड क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में मैंने डिस्कस किया। तो उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको जरूर देख लेना। फिर उसके बाद से मैंने ग्रामर के बारे में भी बताया कि कैसे आप अपनी ग्रामर इंप्रूव करोगे, क्या क्या अप्रोचेज लगानी ताकि आप अपनी ग्रामर को इंप्रूव कर पाओगे। उसकी भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको वहाँ से देख लेना। आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो आज हम करेंगे कौन सी? कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी, कि आप अपनी कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी कैसे इंप्रूव करोगे उसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। चलो, अब आपको जब मैंने उस वीडियो में मैंने ये भी चीज़ बताई थी कि जो कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी होती है ना, उसमें ये 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ये जो तीनों तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेस्ड होते हैं किस पे? आपकी कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी पे, मतलब आप बोल सकते हो इन शॉर्ट रीडिंग स्किल पे। अगर आपकी रीडिंग स्किल रहेगी ना तभी आप इन तीनों में अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब ये क्या कहे तो पहला रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, दूसरा क्लोज टेस्ट और तीसरा सेंटेंस अरेंजमेंट। ये जो चीज़ मैंने बताया अभी आपके लिए, ये आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोगे, कोई भी, उस सभी में ये पूछा जाता है। सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है आज पर इंग्लिश सब्जेक्ट से तो वो होता है कैट के एग्जामिनेशन में इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, तो उसमें भी, और कोई भी SBI PO होगा उसके बाद उसमें अच्छी इंग्लिश आती है। ऐसे करके कोई भी एग्जाम दोगे जहाँ इंग्लिश पूछी जाती है तो फॉर श्योर इसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब उससे एग्जामिनर को मोटिव क्या होता है, क्या मेन इंटेंशन होता है इसको पूछने का? तो उसका मेन इंटेंशन होता है वो आपकी रीडिंग स्किल को चेक करना चाहता है। पता है, अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है इट मीन्स आपको उस लैंग्वेज पे कमांड है, तभी आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी, तभी आप आज उसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। विदाउट रीडिंग स्किल यू कैन नेवर स्कोर गुड मार्क्स इन दीज सेक्शंस, राइट? तो वही रीडिंग स्किल कैसे इंप्रूव करोगे उसके बारे में बताऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्या होता है। देखो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में मैंने आपको ये बताया था ना कि एक आपको ये पैसे दे रहा है, ऐसे पैसे दिया रहेगा और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे। जैसे देखो ये कुछ क्वेश्चंस है, आपको क्या करना था, उस पैसेज को पढ़ना होता है और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस ये दिए रखे हैं ना इनको आपको करना है। यही है हमारा क्या? रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। आप मेरे को बताओ इस क्वेश्चन को अगर करना रहेगा तो आप क्या करोगे? पहले पढ़ोगे, पैसेज को पढ़ोगे तभी तो आप उसके बेस्ट क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं तो आंसर कर पाओगे। और पढ़ने के लिए ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे आपकी रीडिंग स्किल ही तो चेक हो रही है, राइट? तो वो चीज़ है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना कि आपको अपनी रीडिंग स्किल पे काम करना, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे। फिर से अगर मैं बात करूँ क्लोज टेस्ट, आप यहाँ देखोगे क्लोज टेस्ट में जो चीज़ें पूछी जा रही हैं कि एक पैराग्राफ दिया है, यहाँ पे आपको ये पहला जो ब्लैंक दे रखा है ना, पहला ब्लैंक के लिए ये 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों में से वहाँ पे फिल करना है। अब आप बताओ ये कब फिल कर पाओगे? अब जब आपको ये पता रहेगा ना कंटेक्चुअली किन इन वर्ड्स को ना कहाँ यूज किया जाता है। तो अब जब आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे आप, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो वहाँ पे आपकी रीडिंग स्किल काम आएगी कि नहीं पढ़ने में? क्योंकि अगर आप ऑलरेडी आपकी रीडिंग स्किल अच्छी रहेगी तो आप आसानी से बता पाओगे कि उन चारों ऑप्शन में से किसको यहाँ पे कंटेक्चुअली रखा जाएगा, राइट? तो वो सब चीज़ें हैं जो कि आपको क्या चेक की जा रही है, रीडिंग स्किल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसमें, अगर ये सेंटेंस अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, ये जो आपके सेंटेंस अरेंजमेंट में क्या होता है कि एक या तो ये सेंटेंस बेस्ड होगा नहीं तो पैराग्राफ बेस्ड होगा। सेंटेंस को पार्ट में ब्रेक करके और फिर उसको अरेंज करना होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, इसको आप जैसे कि एक सेंटेंस है उसको पार्ट में ब्रेक कर दिया, कुछ PQRS को, पहला और छठा तो फिक्स है, बाकी ये जो बीच वाला पार्ट है उसको आगे पीछे जम्बल कर दिया और उसके लिए ये ऑप्शन दे रखा है। आपको इसको क्या करना है, अरेंज करके बताना कि कौन सा लॉजिकल सेंटेंस ये बनाएगा।
या तो आपको एक पैराग्राफ बेच आता है, पैराग्राफ में आपको जैसे CDS के एग्जाम में देखोगे या जो भी और एग्जाम्स होते हैं जिसमें बड़े बड़े आते हैं ये पैरा जंबल्स, उसमें देखो पैराग्राफ जैसे है, उस पैराग्राफ में सेंटेंसेस से मिलकर बनाया, तो सेंटेंसेस को क्या करेगा ना ब्रेक करके और उसको ऑप्शन वाइज ऐसे अरेंज करेगा PQ वाले में, और फिर आपसे बोलेगा ना उसको अरेंज करके एक लॉजिकल पैराग्राफ में बनाने के लिए, और जो अरेंज करने के बाद लॉजिकल पैराग्राफ बनाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देखो इन सब चीज़ों के लिए आपकी क्या ज़रूरत है, रीडिंग स्किल। विदाउट रीडिंग स्किल आप कभी भी अच्छा इसको नहीं कर पाओगे इन सेक्शंस में। तो उसी को कैसे इंप्रूव करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, जब ये बताया था आपको कि कैसे इंप्रूव करना है आपको अपनी इंग्लिश, उसमें मैंने थोड़ा बताया था, आप लोगों को गाइड किया था कि कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी के लिए ना आपको इन चीज़ों पे काम करना है। क्या कि आपको मॉरल स्टोरीज पढ़नी है। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो मैंने बताया था पहले आप मॉरल स्टोरीज पढ़ोगे, फिर आप नॉवेल्स पढ़ोगे, फिर उसके बाद से NCERT की बुक पढ़ोगे, और फिर आप क्या पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे स्विच कर सकते हो कि आप सीधा क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। मतलब अब इंग्लिश मीडियम यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनका, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से होते हैं बट स्टिल उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती उतनी। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप चाहो तो पहले NCERT पढ़ सकते हो, फिर उसके बाद CA पढ़ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जिनकी अच्छी है ऑलरेडी इंग्लिश, वो डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो। उनमें भी जो इंग्लिश अच्छी है जिनकी, उनमें भी दो कैटेगरी होती है, एक एवरेज वाले होते हैं, एक दो एवरेज से ऊपर होते हैं। तो जो एवरेज वाले होते हो आप चाहो तो पहले द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो और फिर उसके बाद से द हिंदू, या अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो डायरेक्ट आप द हिंदू पढ़ो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। आज की क्लास में मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि आप इसको रीड करोगे कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही प्रोसेस नहीं पता कि हमें रीड कैसे करना है। अब रीड इन द सेंस कहने का मतलब यहाँ पे है कि रीड करते समय क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है हमें। ये नहीं कि बस आप रीड करते जा रहे हो, रीड करते जा रहे हो, उसका उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको गाइड कर दूं कि ये चीज़ें हैं कि आपको रीडिंग के दौरान ध्यान रखनी है, तो आप उसको जल्दी इंप्रूव कर लोगे, राइट। तो वो क्या चीज़ें हैं, उनको कैसे करनी है, उसके बारे में आज देखने वाले हैं। एक चीज़ और, जो भी ये मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा रीडिंग के लिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो वहाँ तो काम आएगा ही। अलॉन्ग विद दैट अगर आप स्पोकन में भी देखोगे तो ये काम आएगा, क्योंकि अगर आप किसी से बात कर रहे हो इंग्लिश में, अगर आप अप टू डेट ही नहीं हो, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, करंट से रिलेटेड चीज़ें के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप कैसे उसे इफेक्टिवली बात कर पाओगे, राइट। तो अगर आप उसे कम्युनिकेट करना चाहते हो अच्छे वे में ना, तो आपको जो भी डेली लाइफ में चीज़ें चल रही हैं उनको बारे में पता होना चाहिए। इन दैट केस आपको न्यूज़पेपर रीड करना पड़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो वहाँ न्यूज़पेपर रीड करते हो ना, तो उसको कैसे इफेक्टिव वे में रीड करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा, और वो चीज़ आपको भी हेल्प करेगी कि आपको जो भी करंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप रिटेन कर पाओगे और उसको बोलते समय यूज कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखनी है। चलो तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको मॉरल स्टोरीज से मैं स्टार्ट करता हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको पढ़ने के दौरान क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। देखो ये है मॉरल स्टोरीज। अब ये शॉर्ट स्टोरीज बोल सकते हो, मॉरल स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज। अब अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही वीक है तो आप ये जो मॉरल स्टोरीज है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे में भी कुछ होते हैं बच्चे थोड़े ठीक ठाक पढ़ने में, तो आप अगर इनको लग रहा है कि नहीं ये मेरी मतलब इतना तो मुझे आता ही है, तो आप इससे अपर दूसरे लेवल से बताऊंगा वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने क्या क्या बताया, 4 चीज़ें। अगर एकदम आपकी बेस जीरो है, मतलब आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, तो उस केस में आपको कहाँ से स्टार्ट करना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। रीडिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। अगर आपकी अच्छी है तो उसके हिसाब से अपने आप को देख लेना। जैसे कि मैंने चीज़ें बताया ना, पहले शॉर्ट स्टोरीज करना है, फिर क्या करना है, नॉवेल्स पढ़ना है आपको, फिर उसके बाद से क्या करना है, NCERT पढ़नी है, और फिर न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो अब ये जो शॉर्ट स्टोरीज है, अगर आपको लगेगा कि नहीं मेरी तो अच्छी है यहाँ तक, आप इसे लीव कर सकते हो, ठीक है। चलो अब जिनकी नहीं है अच्छी, उनको पढ़ना है तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान पर रखना। देखो जैसे मान लो मैंने बोल दिया आपको शॉर्ट स्टोरीज। पहली बात तो देखो ये शॉर्ट स्टोरीज आप पूछोगे मिलेगी क्या, तो आप कोई भी किसी भी बुक शॉप पे चले जाओगे वहाँ पे मिल जाएगी। अगर वहाँ नहीं मिलते क्यों पैसे खर्च करने जाओगे। आप यूट्यूब पर कह रहा हूँ, ऑनलाइन आप सर्च कर लेना, गूगल पे, यूट्यूब पे नहीं, गूगल पे आप सर्च कर लेना। गूगल पे आप देखोगे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको PDF, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है ना। तो वहाँ से आप निकालो, इनको पढ़ो, राइट। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं पढ़ना शुरू किया तो कैसे पढ़ना है इसको देखो।
सबसे पहले देखो क्या लिखा है, द काउज एंड द लॉयंस। आपको पता है एक स्टोरी है तो कोई ना कोई, या मॉरल स्टोरी है तो कोई ना कोई मॉरल यहाँ पे लेसन दिया जा रहा होगा। जैसे देखो यहाँ पे नीचे क्या दे रखा है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो अभी आप पढ़ोगे तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ आपको उतना अच्छे वे में नहीं समझ में आएगा अगर आप बिगिनर हो तो यहाँ पे इसको समझने के लिए कि ये मॉरल क्या है, तो क्या मतलब शिक्षा दी गई है, उसको समझने के लिए आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो देखो बल्कि अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें जो मॉरल्स दिया गया है इसका मतलब होता है यूनिटी स्ट्रेंथ का मतलब होता है एकता में ही बल है। तो वो आपने सुना होगा ना बचपन में कहानी, तो उसी पे बेस्ड है। अब ये क्या है, देखो इधर लिखा ही है कि 5 काउज लिव्ड इन अ लिटिल फॉरेस्ट। अब मान लो मैं ये सेंटेंस पढ़ा, मुझे पता है चीज़ों के बारे में सबके, 5 क्या होता है, काउज का मतलब पता ही है, लिव्ड का मतलब आपको पता है इन अ लिटिल फॉरेस्ट। तो ये क्या मतलब हुआ, अभी आप पढ़ो कि 5 जो गाय थी वो किसी छोटे से फॉरेस्ट में रहती थी। अभी इसके बाद क्या, दे एट फ्रेश ग्रास इन अ लार्ज ग्रीन मीडो। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आ गई, यहाँ पे क्या लिखा, दे एट फ्रेश ग्रास इन अ लार्ज ग्रीन मीडो। अब यहाँ पे जब आप पढ़ोगे ना तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया मीडो। अब शायद आप में से इनका मतलब नहीं पता हो। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है ना तो आपको क्या करना है, 2 चीज़ें करना है। या अगर आप ऑब्वियस सी बात है अगर ऑनलाइन पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे तो आपके पास कुछ वहाँ पे कॉपी पेस्ट अगर हो जा रहा हो तो चाहो तो आप यहाँ से ना इस वर्ड को कॉपी करके गूगल में ले आकर खोल सकते हो, या आप गूगल एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हो। आप गूगल में अगर पढ़ रहे हो ना तो गूगल में एक फीचर आता है गूगल एक्सटेंशन करके, तो गूगल एक्सटेंशन में ना इंग्लिश डिक्शनरी ऐड कर देना, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी। वहाँ पे जब ऐड कर दोगे ना इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी और इंग्लिश टू इंग्लिश दोनों कर लेना आप, और वहाँ से जब क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट आपको मीनिंग यहीं खुल जाएगी जहाँ पढ़ोगे आप। तो आपको कॉपी पेस्ट करना नहीं पड़ेगा ले जाके गूगल पे, राइट। तो आप चाहो तो गूगल एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हो, या तो इसको ले आके कॉपी करके पेस्ट करके और देख लेना उसमें क्या वर्ड है। जैसे मान लो मुझे ये नहीं पता तो मैंने इसको कॉपी किया और गूगल में लाके पेस्ट किया। जब गूगल में आप पेस्ट करना तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी उसकी मीनिंग आएगी, आप देखोगे गूगल में पेस्ट करोगे ना, अब पहले ये फीचर नहीं था, अब देखोगे हिंदी इंग्लिश दोनों मीनिंग आ जाती है। तो वहाँ पे हिंदी इंग्लिश जो भी मीनिंग आ रही है ना तो उसको पूरे को कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके ना कोई एक फोल्डर बना लो, और फोल्डर बना के ना उसमें सारे वर्ड जो भी आपको नहीं पता ना उनको क्या करो, पेस्ट करते जाओ। इससे मैं जो बता रहा हूँ ना, अभी जो ट्रेंड है, पहले क्या होता था, पहले लोग बोलते थे कि इसको लिखने के लिए, अभी भी आप लिख सकते हो, वो नहीं है मतलब ठीक है लिखना, लेकिन चूंकि आपको ऐसे करोगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। और पता है जब आप एक मान लो इतना मान लो 10-15 लाइन का आप कोई मान लो मॉरल स्टोरी है, आप उसे पढ़ रहे हो, और आप जब ऐसा करोगे ना कि एक वर्ड को उठाओगे ले आकर कॉपी पेस्ट करोगे, ऐसे करोगे तो टाइम लग जाएगा लिखने। कॉपी पेस्ट में तो थोड़ा कम समय लगेगा, लेकिन अगर उसे लिखोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अगर ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना तो उस केस में आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम से करने को मन नहीं करेगा, राइट। तो वहाँ फिर डिमोरलाइज फील करने लगोगे, यार एक पैसेज को पढ़ने में इतना टाइम लग जाता है ये वो। तो ये चीज़ ना हो ना, इससे बचने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप चाहो तो डायरेक्ट वहाँ से गूगल करके और वहाँ से जो भी वर्ड मीनिंग आ रहा है, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कॉपी करना तो वर्ड उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उसकी इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग, और साथ साथ में उसका एग्जाम्पल और प्लस में सिनोनिम्स, ये सारे ही एक जगह ले आके कॉपी कर देना, ठीक है ना। चलो, इससे आपका टाइम बचेगा। अगर आप लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लिखना देखो, लिखोगे तो आपको चीज़ें और लिखते समय भी याद होती हैं, कॉपी पेस्ट करते समय उतनी चीज़ें याद नहीं होंगी, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा। लेकिन इसमें अगर जब लिखोगे ना तो भी आओ, वो लिखते समय भी सबकॉन्शियस माइंड में आपके जाता है। तो आप एक चीज़ काम ये भी कर सकते हो कि लिख सकते हो, तो वेल एंड गुड है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया ना कि जब भी आप पढ़ोगे कोई भी, तो उसमें अगर कोई वर्ड आया ना तो उसको लिख लेना। और कैसे करना है मैंने बताया ना, लिख लो, या तो आप कॉपी पेस्ट करके इस फोल्डर बना लो, उस फोल्डर में बार बार उसको आपको देखते रहना है, रिवाइज करते रहना है, ठीक है। सेम चीज़ ऐसे ही करना है, समझ में आएगा ना। अब ये पढ़ लेना आप लोग, मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बस आपको आइडिया जो बता दिया ना मैं ऐसे, तो उसको कर लेना, राइट। चलो आगे देखते हैं। तो ऐसे आपको स्टार्ट करना है मॉरल स्टोरी से। नेक्स्ट आप देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट, अगर जब आप ये कर लेना मॉरल स्टोरीज, आप 10 दिन कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। 10-15 दिन कर लोगे ना, और जो भी वर्ड्स हैं उनको लिख लो, जो नए नए वर्ड्स आएंगे उनको लिख के याद कर लोगे, या कॉपी पेस्ट करके उसे याद कर लोगे, तो फिर वो मोर देन सफिशिएंट है। आप 15-20 दिन कर लेना, या अगर 1 महीने कर सकते हो एट मैक्स, राइट। 1 महीने करने के बाद से आप चाहो तो उसके बाद से आप स्टार्ट कर सकते हो क्या, नॉवेल्स, राइट। अब ये नॉवेल्स जो है आपको ध्यान रखना, नॉवेल्स भी 2 टाइप के आपको मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा कौन सा, इंडियन राइटर्स के नॉवेल्स, और एक मिलेंगे फॉरेन राइटर्स के नॉवल।
तो जैसे कि ये देखो एक फॉरेन राइटर का नावल है और एक इंडियन राइटर का नावल है, तो आपको करना ये है अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आपको हिंदी राइटर है ना, सॉरी जो इंडियन राइटर है उसका जो लिखा हुआ नॉवेल्स है उसको पढ़ना है आपको, पहले ये नहीं उठाना है, राइट, पहले आपको वो उठाना है हिंदी मीडियम से पढ़े हो तो। और एक चीज़ और काम कर सकते हो आप चाहते हो ना कि इसमें मतलब कई बार क्या होगा ना, देखोगे जो भी ये नॉवेल्स होती है ना, जब नॉवेल्स लिखी जाती हैं तो उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग जो होता है ना वो इस हिसाब से किया जाएगा, आपको शुरू में कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कि क्या चल रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ पे शायद आप अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो, थोड़ा वीक हो इंग्लिश में, तो शायद आपको पढ़ने में ना थोड़ी समझने में दिक्कत आएगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं आपको 2 नॉवेल्स बताता हूँ। ये नॉवेल्स आप पढ़ोगे ना तो आप ज़्यादा बेहतर वे में चीज़ों को समझ पाओगे और आपके लिए वो बेनिफिशियल ज़्यादा होगा। वो कौन सी नॉवेल्स हैं? तो 2 नॉवेल्स मैं बता रहा हूँ, चेतन भगत की है, एक है 2 स्टेट्स और एक है हाफ गर्लफ्रेंड। ये जो दोनों नॉवेल है ना, इन दोनों नॉवेल को आप चाहो तो पढ़ सकते हो, आप हिंदी मीडियम में। कैसे पढ़ना है मैं बताता हूँ। देखो करना ये है ना, आपको दोनों नॉवेल्स को आप क्या करना, इस पे 2 मूवी बनी है दोनों नॉवेल्स पे, 2 स्टेट्स और हाफ गर्लफ्रेंड पे। तो पहले आप करना ये कि जो ये दोनों मूवी है ना उनको देख लेना। जैसे मान लो 2 स्टेट्स आपको पढ़ना है तो पहले इसकी मूवी जो बनी है ना उसको देख लेना, समझा की बात, और फिर उसके बाद से इसको पढ़ना। आप देखना आपको बहुत ही इंटरेस्ट मिलेगा इसको पढ़ने में, मज़ा भी आएगा। अच्छा ये चीज़ें हुई थी ऐसे, तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और जो भी वर्ड्स मिलेंगे तो उसको जरूर गूगल कर लेना। अगर मान लो कोई और ऐसा वर्ड मिल रहा है जो आपको नहीं बिल्कुल समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पे भी डालोगे तो भी उसको कई लोग एक्सप्लेन किए होंगे। अगर टफ वर्ड है ज़्यादा, आपको उसको अगर डाल लो और गूगल पे नहीं समझ में आ रहा है, कई बार गूगल पे लिखी हुई चीज़ें उतनी समझ में नहीं आती हैं, तो उस केस में आप उस वर्ड को लाकर यूट्यूब पर अगर डाल दोगे ना तो यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे टीचर्स के द्वारा समझाएंगे उस वर्ड की मीनिंग, राइट। तो ये कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, अगर बहुत ही वीक हो ना हिंदी मीडियम वाले, तो आप ऐसा कर सकते हो, मैंने जैसे बताया 2 स्टेट और हाफ गर्लफ्रेंड दोनों ये मूवी बनी हुई है, तो आप पहले इसको मूवी को देख के और फिर इन नॉवेल्स को पढ़ सकते हो। फिर जब आप पढ़ लेना उसके बाद से रैंडम नॉवेल्स का उठा सकते हो। एक चीज़ और, नॉवेल्स में भी कैटेगरी होती हैं, राइट, कि आपको रोमांटिक नॉवल चाहिए कि सस्पेंस नॉवल चाहिए, जो भी है, जो आपकी पसंद है ना उसके हिसाब से आप चूज करके उसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इससे क्या होता है नॉवेल्स में, इसलिए पहले सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपके अंदर जो इंटरेस्ट है पढ़ने के प्रति वो पैदा मैं कराना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ ये नॉवल पढ़ने के लिए। नॉवल बहुत हेल्प करेंगे आपके अंदर रीडिंग की इंटरेस्ट जगाने के लिए, क्योंकि रीडिंग ना बहुत ही बोरिंग वाला काम होता है, रीडिंग करने को मन नहीं करता। दुनिया का बोलते हैं ना वन ऑफ द टफेस्ट काम में से माना जाता है रीडिंग। किन के लिए? जिनको बोरिंग लगता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको रीडिंग में बहुत मज़ा आता है। अब एक से एक लोग हैं, तुम इतनी मोटी नॉवेल्स दे दो अभी एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे, एक से एक पढ़ने वाले लोग हैं। बट कई सारे लोगों को अगर 5 लाइन दे दो जिनको पढ़ने को मन नहीं करता, पढ़ेंगे ही नहीं। और ये बहुत कम ही लोग होते हैं जिनको रीडिंग में इंटरेस्ट होता है। अगर आपको रीडिंग में इंटरेस्ट आ गया ना तो समझ लेना आपके लिए रीडिंग स्किल बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो आपको अपने अंदर रीडिंग इंटरेस्ट जगानी है, वो कैसे जगेगी, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई, राइट। तो अब रीडिंग इंटरेस्ट जब जग जाएगी तो अब देखो अगला स्टेप क्या करना है। अब देखो मैं थोड़ा सा इसका जो लिखा हुआ है मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो अभी ये बुक है ना, जो ये जो नॉवेल है चेतन भगत की 2 स्टेट्स, इनके लिखने का अंदाज देखो कि ये कैसे लिख रहे हैं। ये जो भी वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान ये रखना है आपको उन सारे वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए नॉवेल्स में। अगर आपको नहीं पता तो सेम चीज़ वही करना जो मैंने आपको बताया इससे पहले। जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप कोई मॉरल स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हो, उसमें कोई वर्ड आ रहा है तो नहीं पता है तो ले आके गूगल पे वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना, वैसे इसमें भी करना है आपको, ठीक है ना। तो ये जरूर करना है आपको। जैसे देखो मैं दिखाता हूँ इसका एक पार्ट, देखो थोड़ा सा पोर्शन लाया हूँ, उन्हीं का ये बुक है, ये जो चेतन भगत की 2 स्टेट्स उसी की है। ये थोड़ा सा पोर्शन उसमें से कट करके लाया। इसमें लैंग्वेज देखोगे ना तो बहुत ही अच्छा इसमें वर्ड इस्तेमाल किया गया। जो एक होता है ना कि मतलब देखो जो वर्ड्स होते हैं ना वो 3 कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं एकदम लो लेवल के, फिर वो मीडियम लेवल के होते हैं, एक थोड़े अपर लेवल के होते हैं। तो जो मीडियम लेवल के वर्ड होते हैं ना और जो लो लेवल के, उनको मिक्स करके नॉवेल्स बनाई जाती है। और वो तो आपको किसी कीमत पे पता होनी चाहिए, तभी आप, अगर मैं आपको कोई, अब लेट से अगर मान लो आपको द हिंदू की कोई वर्ड दे दूं तो वहाँ पे वर्ड्स जो आते हैं वो स्टैंडर्ड के आते हैं, राइट, थोड़े मिड लेवल से थोड़े अपर लेवल के आते हैं। तो उन वर्ड्स को भी हमें पता करना, उसी लेवल का हमें प्रिपरेशन करना है कि ताकि
अगर आपके सामने द हिंदू में रख दूँ न्यूज़पेपर और बोलूँ इसे पढ़ के कोई पैराग्राफ आपको मुझे समझाओ तो आप समझा पाओ। अगर आपके अंदर ये स्किल है कि स्किल नहीं मतलब रीडिंग एबिलिटी ये है कि आप कोई भी द हिंदू का आर्टिकल अगर मैं दे दूँ और आप आसानी से पढ़ के समझ जा रहे हो या समझा पा रहे हो किसी को, अगर इतनी एबिलिटी है आप तो आप समझ लेना आपकी इंग्लिश अच्छी है। तो आप इंग्लिश के सिवाय और कुछ पोर्शन पे काम कर सकते हो जहाँ पे आपका वीक है। बट रिवीजन तो ज़रूरी है, लेकिन आप ये समझ लेना आपकी बहुत ठीक ठाक इंग्लिश है, आप बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है ना। अगर आप द हिंदू के लिखे हुए आर्टिकल्स को बहुत ही आसानी से समझ पा रहे हो तो राइट। तो जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको अपनी इंग्लिश उस लेवल की बनानी है ताकि आप जो द हिंदू न्यूज़पेपर आता है उसमें जो आर्टिकल्स लिखे रहते हैं उनको आप आसानी से समझ पाओ, उस लेवल तक ले जाना है। क्योंकि कई सारे बच्चे तो यही पूछते हैं कि कब तक पढ़ना है, तो कब तक पढ़ते रहना है ऐसे। तो आपको जब तक पढ़ना है जब तक आप आसानी से पढ़ के कोई भी चीज़ लिखी हुई है उसको समझ ना जाओ तब तक, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो आप कितने ऐसे वर्ड यूज किए गए जो आसानी से मतलब जो मिड लेवल वाले हैं ना वो हमें चाहिए, तो वही लिखे हैं इसमें और यही हमें चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया और कि ये पढ़ने के लिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जब आप ये पढ़ लेना क्या बोलते हैं नॉवेल्स, तो नॉवेल्स के बाद से आपका जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपका एनसीईआरटी। ये छठी क्लास की एक एनसीईआरटी की बुक है, शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो, पर ये छठी क्लास की एनसीईआरटी की बुक है इंग्लिश की। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश की ही पढ़ो, आप छठी क्लास से जब ये कर लेना नॉवेल्स के बाद ना आप छठी क्लास की इंग्लिश से उठाना, इंग्लिश से उठा सकते हो या कोई और भी सब्जेक्ट है जैसे एसएसटी हो गया आप उससे उठा सकते हो, राइट। तो आपको करना ये है कि उस बुक को उठाना है और एज यूजुअल जैसे मैंने बताया ना इनको पढ़ना है वैसे ही इनको भी पढ़ना है। पता है ये एनसीईआरटी आप कहोगे सर छठी क्लास से उठाएंगे और 10वीं क्लास तक पढ़ना है, कितना समय लग जाएगा ये वो। आपको पता है अगर आपने छठी क्लास से लेकर और 10वीं क्लास तक आपने पढ़ लिया, आपको यहाँ पे से भी ये इंग्लिश में ही नहीं हेल्प करेगा, अलॉन्ग विद दैट आपकी ये जो जीके की जो नॉलेज होती है ना वो भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आपको जीके में ये बहुत हेल्प करेगा। जो भी आप एग्ज़ाम में देखते हो ना, कोई भी एग्ज़ाम हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, जहाँ भी ये जीके पूछी जाती है ना सब इन्हीं से बुक से उठाई गई रहती हैं। इवन अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी करते हो तो उसमें भी क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, मतलब यहाँ का एप्लीकेशन यूज किया जाता है, लेकिन जो भी आप वहाँ सब्जेक्ट पढ़ते हो ना तो वो बेस कहलाता है ये एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए। क्योंकि अगर आपने बेस नहीं अपना मजबूत किए रहोगे, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ रखी है ना, तो अगर आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और उसके लिए और जो बुक्स होती हैं स्टैंडर्ड, उनको जब पढ़ोगे तो उतने अच्छे वे में नहीं समझ में आएगी। इसीलिए इनको ना कंसीडर किया जाता है कि आप बेस यूपीएससी के लिए। तो अगर आप ये अगर मान लो अभी आप पढ़ लोगे ये एनसीईआरटी तो आगे भी हेल्प करेगा आपको। लेट्स से अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वहाँ भी हेल्प करेगा और आपके एग्जाम में तो हेल्प करेगा ही जीके सेक्शन में। तो इसको पढ़ने से आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और अलॉन्ग विद दैट आपकी क्या इम्प्रूव होगी, जीके भी इम्प्रूव होगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, तो जैसे मैंने बताया ना कि लाइन बाय लाइन को पढ़ना, जो भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है उसको उठाया, गूगल पे ले गए, वहाँ से कॉपी पेस्ट किया और उसे वहाँ से मीनिंग को कॉपी कर लिया और उसको क्या किया, रिवाइज करता रहा। सेम वही चीज़। एक चीज़ और यहाँ पे देखना, यहाँ पे ना कुछ जर्गॉन्स आते हैं। जर्गॉन्स का मतलब समझते हो, जैसे जब आप पढ़ोगे ना उस बुक में तो आप देखोगे बुक के ना लास्ट में कुछ जर्गॉन्स लिखे रहते हैं। जर्गॉन्स वो होते हैं कि कुछ कंटेक्ट कुछ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं। जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ये किस में यूज होते हैं, इकोनॉमिक्स में। वैसे ही माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, राइट, साइटोप्लाज्मा हो गया, ये सब सारे वर्ड किस में यूज होते हैं, बायोलॉजी में, राइट। मोशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, किस में यूज होते हैं, फिजिक्स में। तो ये जो सारे आप वर्ड्स देख रहे हो ना, इनको बोलते हैं जर्गॉन्स। तो आपको जर्गॉन्स की नॉलेज होनी चाहिए। और जो जर्गॉन्स होते हैं वो मिलते कहाँ हैं, आपको यहीं जो एनसीईआरटी की बुक है ना इसी में मिल जाएंगी आपको, राइट। तो वो भी इम्प्रूव हो जाएगा अलॉन्ग विद दैट आपको, ठीक है। तो जो वोकैबलरी में होता है ना, ये जर्गॉन वाला भी एक सेगमेंट होता है। दो तरीके, एक तो वर्ड्स तो होते ही हैं, अलॉन्ग विद दैट ये जो जर्गॉन्स होते हैं ना, जर्गॉन्स के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे कोई भी चीज़ लिखी हुई, ठीक है ना। तो जर्गॉन्स इंप्रूव करने के लिए आपको ये जो एनसीईआरटी की बुक होती है ना वो बहुत हेल्प करती है। तो इसीलिए आपको उसको जरूर पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है हमारा ये, जहाँ वो फाइनल स्टेज है हमारा। फाइनल स्टेज आपको यहाँ पहुँचना है कि क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं। आपको न्यूज़पेपर्स में देखो दो तरीके के मैंने न्यूज़पेपर आपको सजेस्ट किए यहाँ पे, एक है द इंडियन एक्सप्रेस, दूसरा द हिंदू है।
देखो बाकी और भी न्यूज़पेपर अच्छे हैं, लेकिन यूपीएससी वाले जो भी बच्चे हैं जिनको तैयारी करते हैं उनको यही रेकमेंड किया जाता है। तो और दूसरी बात मैंने भी पढ़ के देखा कि इसमें जो भी चीज़ें लिखी गई रहती है ना वो 2 लेवल की है। मतलब यहाँ पे देखो ना द इंडियन एक्सप्रेस, जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है वो उनके लिए बेहतर है। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी अपर लेवल की है तो आप देखोगे वो आप इसको यूज़ कर सकते हो द हिंदू। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो भी आप ये चाहो यूज़ कर सकते हो, मैं पढ़ सकते हो। बट कहने का मतलब अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप पहले स्टार्ट करो यहाँ से और उसके बाद से थोड़ी वीक इन द सेंस, कहने का मतलब है ज़्यादा वीक नहीं, एवरेज से थोड़ा एवरेज लेवल का है तब आप यहाँ से कर सकते हो, फिर उसके बाद से यहाँ आ सकते हो। अच्छी है तो डायरेक्ट यहाँ पे आओ, क्योंकि इन दोनों में न्यूज़पेपर में मैंने बताया ना डिफरेंस वर्ड्स के हैं, वर्ड्स के यूसेज पे। इसमें थोड़े उतने मतलब हाई फाई वर्ड, स्टैंडर्ड के वर्ड किए जाते हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं किए जाते हैं, इसमें ज़्यादा ही किए जाते हैं, राइट। इसीलिए आप दोनों न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो आप, लेकिन अल्टीमेटली आपको यहाँ पहुँचना है द हिंदू में। आपको द हिंदू में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो भी आर्टिकल लिखे हुए हैं वो आप आसानी से समझ पाओगे ना जिस दिन, तो समझ लेना उस दिन आपकी इंग्लिश अच्छी हो गई, आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी हो गई, ठीक है। और करना क्या है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, तो सेम बताया ना मैंने आपको कि आपको पहले शुरू करना है पढ़ना, और उसमें जो भी चीज़ें आ रही हैं आप पढ़ते गए। उसमें अगर कोई वर्ड आया तो उसको आपको क्या कर लेना है, कॉपी पेस्ट जैसे बताया उसको करना है। एक चीज़ और, अब पूछते हैं ना बच्चे कि इसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे सर पढ़ना, तो देखो जो भी ये न्यूज़पेपर्स होती हैं उनके आप फ्रंट पेज पढ़ सकते हो, एडिटोरियल वाला सेक्शन पढ़ सकते हो, इंटरनेशनल जिसमें न्यूज़ आते हैं वो पढ़ सकते हो, स्पोर्ट्स के कुछ न्यूज़ पढ़ सकते हो। अब जो भी स्टेट ओरिएंटेड न्यूज़ होते हैं कि कोई किसी ने सुसाइड कर लिया, कहीं कुछ छोटे मोटे जो न्यूज़ होते हैं आप उनको अवॉइड कर सकते हो, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते आपके एग्ज़ाम के लिए, राइट। तो उनको आप छोड़ सकते हो। बाकी जो ये मैंने बताया ना ये सारे आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इन पे फोकस करना, ठीक है ना। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना, राइट। इसको न्यूज़पेपर को आपको कैसे पढ़ना है, मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी ना, मैंने आपको जब बताया था ग्रामर वाला सेक्शन की पार्सिंग, कि कैसे पार्सिंग करते हैं, कैसे। अब जैसे न्यूज़पेपर का सेंटेंस है तो उसमें पार्सिंग लगा के चेक कर सकते हैं। पार्सिंग का मतलब ये कि सेंटेंस में उसके जो भी वर्ड है ना उनके यूसेज के आधार पर उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना, दैट इज कॉल्ड पार्सिंग। ये जो पार्सिंग होती है ना आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी समझने में हेल्प करती है, और साथ साथ में आपको पूरी मीनिंग निकालने में भी हेल्प करती है। तो दोनों चीज़ों के लिए वो बहुत ही ज़रूरी होती है, राइट। तो इसलिए आपको पार्सिंग आपको लगानी आनी चाहिए। वो पार्सिंग कैसे न्यूज़पेपर में लगाएंगे वो मैं जब आपको कराऊंगा ना पार्सिंग वाला सेगमेंट, इसके बाद बेसिक्स पढ़ाऊंगा, आपको बेसिक स्टार्ट करूंगा ग्रामर से, तो वहाँ पे मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आपको ये जो भी न्यूज़पेपर होते हैं न्यूज़पेपर में कैसे पार्सिंग लगानी है। मतलब सेंटेंसेज में देखो कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा उसमें वर्ब यूज़ किया गया है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा एडजेक्टिव है, ये सब सारी चीज़ें, राइट। देखो ये न्यूज़पेपर में है ना, न्यूज़पेपर में ये जो एडिटोरियल वाला सेक्शन है, देखो इधर ये इंडियन एक्सप्रेस का ये एडिटोरियल का सेक्शन है। देखो ये एडिटोरियल सेक्शन है ना, इसमें इसका भी ये देखो ये द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन है। इस सेक्शन को आपको पढ़ना है, राइट। ये आपको अल्टीमेटली यहीं तक पहुंचना है आपको कि आप ये जो भी एडिटोरियल में चीज़ें लिखी जाती है ना आप उनको आसानी से पढ़ के समझ पाओ, राइट। इसमें अच्छे लेवल के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जैसे देखो क्या लिखा है, राजपक्षा रिडक्स एंड अ डेमोक्रेसी इन पेरिल। अब इनमें से कई लोगों को तो यही नहीं पता होगा रिडक्स का क्या मतलब होता है। देख रहे हो कैसा वर्ड यूज किया गया है, क्या होता है, किसी को पता है? नहीं पता ना। देखो यही मैंने बोला, रिडक्स का मतलब तो ब्रिंग बैक। अब अगर आपको पता है तो वहाँ पे मीनिंग आप बता दो। जैसे मान लो यहाँ पे मैं बताऊंगा जब आपको पढ़ाऊंगा तो देखो ये ए लिखा है आर्टिकल, तो आर्टिकल है तो डेमोक्रेसी नाउन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बताऊंगा। फिर ये इन क्या है प्रीपोजिशन, तो इसके बाद पेरिल आया तो वो भी नाउन होगा। तो ये क्या है, ये कैसे पहचानेंगे, उसके लिए मैं आपको पार्सिंग सिखाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन चीज़ों के बारे में। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ये यहाँ पहुँचना है कि ताकि आप आसानी से जो भी द हिंदू में एडिटोरियल्स लिखे रहते हैं, जो भी चीज़ें लिखी रहती हैं उनको आप आसानी से पढ़ के समझ पाओ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको करनी है। जिस यहाँ तक आप करोगे तो आप देखना आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक बार आपने रीडिंग स्किल अपनी अच्छी कर ली तो वो स्पोकन में तो आपको हेल्प करेगी ही, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अलॉन्ग विद दैट जो आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो उसमें जो मैंने तीनों सेक्शन बताया आपके, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट और जंबल सेंटेंसेस, उसको उन क्वेश्चंस को आप देखना कितनी आसानी से कर पाओगे। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है
तो आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको रीडिंग स्किल आपको करनी ही है इम्प्रूव, राइट। उन तीनों सेक्शन में रीडिंग स्किल को कैसे, मतलब जो रीडिंग स्किल की तो जरूरत होती है, लेकिन उन तीनों सेक्शन में क्या स्ट्रेटेजी लगाएंगे कि ताकि आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाओ, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। लेकिन अगर मैं वो तरीका भी बता दूंगा, अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने आपको बताया पहले आप अपनी रीडिंग स्किल करो, फिर उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन को कैसे करना है ताकि इसमें आप अच्छा कर पाओ, मतलब सारे क्वेश्चन आपके सही हों। वैसे ही क्लोज टेस्ट को क्या अप्रोच लगानी है ताकि उसमें अच्छा स्कोर कर पाओ। सेम वे आपको जंबल सेंटेंसेस में कैसे करना है, उन सब के लिए अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा, उसमें समझाऊँगा आपको। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ना जो जंबल सेंटेंसेस है और क्लोज टेस्ट है उनमें बच्चों को दिक्कत होती है, उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। इवन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में भी आप देखोगे, और जो एग्जाम एसएससी में तो थोड़ा लो लेवल का पूछा जाता है, आप कैट के एग्जाम में देखोगे बहुत अच्छे लेवल की आती है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें इसमें टाइटल, टोन, थीम, इस तरह के क्वेश्चंस में आते हैं ना रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में, तो वहाँ थोड़ा सा बच्चों को फंसते हैं। तो वो सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा जब डिटेल में इस पर वीडियो बनाऊँगा ना, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊँगा, ठीक है ना। अब इसके बाद से मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास से जो बेसिक्स होता है ना इंग्लिश का, वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। मैंने आपको बताया था ना ग्रामर, जब इसके पहले जो ग्रामर वाला सेक्शन मैंने बताया था कि ग्रामर सेक्शन को कैसे आपको इम्प्रूव करना है, तो उसमें मैंने बताया था ना कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमको ग्रामर सेक्शन में करने हैं। तो उस ग्रामर में सबसे पहला जो टॉपिक था क्या, बेसिक्स। तो हम बेसिक्स करेंगे अगली क्लास में, और मैं आपको जो बेसिक्स बताऊँगा, एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी अगर आपको लगता हो कि मुझे तो इंग्लिश अच्छी आती है, मुझे तो ज़रूरत है नहीं बेसिक्स की, तो एक ये गलती मत करना। मैं जो बेसिक तरीका बताऊंगा ना, उस बेसिक्स में भी बताऊंगा कि देखो इस बेसिक्स का यूज़ करके एग्जामिनर ने कैसे क्वेश्चन पूछा है। तो जब आप बेसिक्स पढ़े रहोगे ना, तब आपको वो समझ में आएगा कि अच्छा ये तो बेसिक्स का यूज़ करके ये क्वेश्चन पूछा है। और एक चीज़ और, जो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास से बेसिक्स से भी पढ़ाऊँगा ना, तो आपको बेसिक तो बताऊँगा, लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है इस बेसिक्स पे, देखो ये बेसिक है और इस पे क्वेश्चन ये पूछा गया, वो साथ साथ में क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो आपको बहुत ही हेल्प करेंगी आपके एग्जाम में लिए, एग्जाम के लिए तो हेल्प करेगी, साथ साथ में स्पोकन में भी हेल्प करेगा वो आपको। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ आप ग्रामर में 100% स्कोर करो, तो जो मैं नेक्स्ट अब वीडियो लाऊंगा बेसिक्स वाला, उनको जरूर आप देखना बेसिक्स। उसके बाद जो भी जितने भी ग्रामर में टॉपिक्स हैं उनको हम डिटेल में करेंगे। और जो ग्रामर में मैं जो चीज़ें कराऊंगा ना, मैं बताया ना तो दो आप लोगों को तरीके से बताऊंगा। जो फंक्शनल ग्रामर में बताऊंगा कि कैसे फंक्शनल ग्रामर क्या चीज़ होता है, कैसे फंक्शनल ग्रामर को आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। चलो आज के लिए थैंक यू, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।